अब सबको एहसास हो चुका था कि अगर इस बार एलन उनके हाथों से निकल गया तो बिकनी किलर एक बार फिर कई मासूम जिंदगियों को निगल जाएगा। उसे पकड़ने का अब बस एक ही रास्ता बचा था, नाडीन और रेमी को अंडरकवर एजेंट बनकर फिर से उसके करीब जाना होगा। ये सुनते ही शुरुआत में दोनों का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्हें इस काम में खतरे का साया साफ दिख रहा था। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया और कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हरमन के बहुत समझाने पर आखिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। धीरे धीरे नादीन ने एलन की पार्टियों में फिर से जाना शुरू किया। वो वहां गेस्ट्स के साथ हंसी, मुस्कुराई, नाची, पर हर मुस्कान के पीछे था उसका एक ही मकसद, सबूत जुटाना। उसने चालाकी से एलन के अपार्टमेंट की तस्वीरें खींची। उसने कमरों में जाकर ड्रग्स, सिरिंज के डिब्बों और पासपोर्ट से भरी तिजोरी की झलक तक कैमरे में कैद कर ली। उसका हर सबूत एलन की काली दुनिया का एक खामोश गवाह था। और जब सब तैयार हुआ तब नाडीम ने हरमन और एंजेला के साथ मिलकर वो सारे सबूत बैंकॉक पुलिस के हवाले कर दिए। लेकिन बैंकॉक पुलिस कार्रवाई करने के बजाय ऑफिशियल कागजी प्रक्रियाओं में ही उलझ गई। इसी बीच एक और बात सामने आई, वो ये कि हरनाकिस और कॉर्नेलिया की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उनके पासपोर्ट का इस्तेमाल कर किसी ने थाईलैंड से नेपाल की यात्रा की थी। पुलिस भले ही फाइलों में फंसी रही, लेकिन हरमन अब पूरा गेम समझ चुका था। वो जान चुका था कि एलन का असली पैटर्न क्या है। लोगों को सांप की तरह अपनी बातों में फंसाना, उनसे दोस्ती करना, उन्हें अमीर जिंदगी का सपना दिखाना, फिर अय्याशी और ड्रग्स में डुबो देना, उसके बाद उनका सामान और पहचान छीन लेना और आखिर में उन्हें मौत के घाट कर देना। इसके बाद उन्हीं की पहचान ओढ़कर गिरगिट की तरह एक नया रूप धारण करना और किसी नई जगह निकल जाना। हरमन को लगा था कि सबूत देने के बाद अब एलन जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि एलन यानी चार्ल्स शोभराज एक बार फिर यह साबित करने वाला था कि क्यों वो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा है। कुछ दिनों बाद नाडीन हरमन के पास एक बुरी खबर लेकर पहुंची। उसने घबराते हुए बताया कि एलन, मोनिक और अजय को अब उस पर शक हो चुका है और वो लोग थाईलैंड छोड़कर यूरोप भागने की तैयारी में हैं। ये सुनकर हरमन ने जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत पुलिस अथॉरिटीज को अलर्ट किया और इस बार उसने डिप्लोमैटिक प्रेशर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने एलन, मोनिक और अजय को उनके घर के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब एलन के अपार्टमेंट की जांच हुई तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, ना पैसे, न चोरी का सामान, न ड्रग्स, यहां तक कि वो सेफ भी जिसमें सारे पासपोर्ट रखे थे वो भी पूरी तरह खाली थी। पुलिस तीनों से लगातार पूछताछ करती रही, लेकिन एलन ने सब कुछ नकार दिया। उसने पुलिस को एक नकली पासपोर्ट दिखाया और कहा, मैं एलन गुटियर नहीं बल्कि एक अमेरिकन सिटीजन स्टीव वॉटसन हूं। पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है और इससे पहले कि कोई एलन को सही से पहचान पाता, उन्होंने उसे सॉरी कहकर छोड़ दिया। एलन यानी चार्ल्स शोभराज एक सांप की तरह फिर से पुलिस के हाथ से फिसल गया, फिर से मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए। हरमन को लगा था कि सबूत देने के बाद अब एलन जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि एलन यानी चार्ल्स शोभराज एक बार फिर ये साबित करने वाला था कि क्यों वो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा है। थाईलैंड पुलिस की इस नाकामी के बाद हरमन और नाडीन की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। लगातार इस केस को खींचते खींचते हरमन की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। उसका और एंजेला का रिश्ता भी तनाव में आ गया। इस सब से थककर उसने छुट्टी लेने का फैसला किया, लेकिन छुट्टी पर जाने से पहले हरमन ने नाडीन और एंजेला की मदद से
अब तक इकट्ठे किए गए सारे सबूतों को एक रिपोर्ट का रूप दिया। उस रिपोर्ट का नाम रखा गया द निपिनबर्ग कैश। हरमन ने यह रिपोर्ट अलग अलग पुलिस स्टेशनों, एम्बेसीज, अथॉरिटीज और यहां तक कि इंटरपोल में भेज दी। कुछ समय बाद जब हरमन छुट्टी से वापस लौटा तो कनेडियन एम्बेसी के अफसरों ने उसे एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असल में मोनिक का नाम मोनिक था ही नहीं, उसका असली नाम था मैरी एंड्री। उसके पेरेंट्स के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया घूम रही थी और उनसे संपर्क में रहने के लिए उसने उन्हें एक इमरजेंसी नंबर दिया था जो फ्रांस का था। जब उस नंबर पर कॉल किया गया तो फोन उठाने वाली एक बूढ़ी औरत थी। जब उससे एलन के बारे में पूछा गया तो उसने साफ कहा कि यह नंबर एलन का नहीं है बल्कि चार्ल्स शोबराज का है। और उसकी इस बात ने यह राज खोल दिया कि एलन दरअसल चार्ल्स शोबराज के कई झूठे नामों में से बस एक नाम था, और वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स शोबराज की मां थी। हरमन को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का आखिरी बार इस्तेमाल किया और कनेथ हाउस पर एक बार फिर से रेड करवाई, और इस बार पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिसने पूरे केस को और मजबूत बना दिया। पुलिस को वहां 5 किलो अलग अलग तरह की नशीली दवाइयां मिली और 3 बड़े कंटेनरों में भरा हुआ एक खतरनाक ड्रग भी मिला। इस केमिकल का नाम था केमिकल स्ट्रेट जैकेट, यानी वो केमिकल किसी को भी पैरालाइज बना सकता था, यहां तक कि जान से मार भी सकता था। और आखिर में पुलिस को मिली एक और मजबूत कड़ी, जो था कॉर्नेलिया का कोट और उसका हैंडबैग। अब तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी। इस रेड के बाद हरमन ने जल्दी से सारी डिटेल्स मीडिया को भी दे दी, और देखते ही देखते हर अखबार, हर चैनल पर हेडलाइन थी, चार्ल्स शोबराज द बिकनी किलर। इस मीडिया कवरेज का बड़ा असर हुआ। थाईलैंड की अथॉरिटीज हरकत में आ गईं और उन्होंने तुरंत नोटिस जारी किया। मामला इंटरपोल तक पहुंचा और फिर इंटरपोल ने भी चार्ल्स शोबराज के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। ये पल इस केस का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इंटरपोल कोई आम संगठन तो है नहीं, वो तो बहुत सारे मुल्कों की पुलिस की जुड़ी हुई ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक अपराधियों तक को पकड़ लेती है। और इसका मतलब साफ था, चार्ल्स शोबराज, मैरी और अजय, जो अब तक सबको चकमा देकर फरार थे, अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। लेकिन चार्ल्स का दिमाग पहले से ही अगली चाल चल चुका था। वो अपने नए प्लान को अंजाम देने भारत पहुंच चुका था। क्या चार्ल्स अब इंडिया में फंस जाएगा या फिर एक बार और सबको धूल चटाकर बच निकलेगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब चार्ल्स थाईलैंड से भागकर भारत आ गया था और उसका भारत से बहुत पुराना रिश्ता था। साल था 1943। वियतनाम में काम कर रही 21 साल की एक वियतनामी लड़की ट्रेंग लॉन्गफुन की मुलाकात एक जवान, हैंडसम और डैशिंग भारतीय बिजनेसमैन सोबराज भवानी से हुई। जल्द ही ये मुलाकात प्यार में बदल गई और कुछ ही दिनों में ट्रेंग प्रेग्नेंट हो गई। एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया गुरमुख सोबराज। लेकिन गुरमुख के जन्म के कुछ ही समय बाद उसका पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर चला गया। बचपन से ही बिना पिता के पला गुरमुख अकेलापन और खालीपन महसूस करता था। धीरे धीरे उसके दिल में अपने पिता के लिए गहरी नफरत भर गई। कुछ सालों बाद प्रेंग ने अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद जब उसका दूसरा बेटा आंद्रे पैदा हुआ तो गुरमुख से उसका ध्यान हटने लगा। गुरमुख बेहद अकेला हो गया। आखिरकार उसकी मां और सौतेले पिता उसे छोड़कर फ्रांस चले गए। मां की रिक्वेस्ट पर सोबराज भवानी ने गुरमुख को भारत भेज दिया
ताकि उसे भारतीय नागरिकता मिल सके। लेकिन गुरमुख अपने भारतीय रिश्तेदारों से बेहद नफरत करता था। उसी नफरत की वजह से वो वहां से भाग निकला। एक जहाज में छिपकर वो फिर से इंडोनेशिया लौट आया। इसके बाद उसकी मां ने उसे फ्रांस बुला लिया, मगर वहां भी उसका जीवन आसान नहीं था। एक मिक्स्ड रेस बच्चा होने की वजह से फ्रांस जैसे सफेद समाज में उसे हर दिन हर जगह बुलिंग और ताने झेलने पड़ते। इस दर्द से बचने का एक ही सहारा था, फिल्में। वो घंटों तक बैठकर चार्ल्स चैपलिन यानी चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता और उनकी नकल करके खुद को खुश करता। शायद यही वजह थी कि जब उसे एक नई फ्रेंच पहचान मिली तो उसने अपना नाम चुना चार्ल्स सोब्राज। चार्ल्स ने जब अपना नाम बदला तो जैसे अपनी किस्मत ही फिर से लिख डाली। एक नई पहचान, एक नया चेहरा, लेकिन घरवालों के लिए वो अब भी बेकार ही था। इस उपेक्षा ने उसके अंदर एक आग जला दी, बगावत की, साबित करने की और शायद बदला लेने की। धीरे धीरे चार्ल्स ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए। वो कभी चाकू की नोक पर राहगीरों से पैसे लूटता तो कभी अपने छोटे भाई एंड्रे को आगे कर दुकानों में चोरी करवाता। एक दिन जब वो पकड़ा गया तो उसने अपनी मां के सामने अकड़ कर बोला, मैं किसी भी मूर्ख से अपनी मर्जी का काम करवा सकता हूं। दिन बीतते गए। चार्ल्स अब कुछ हाई सोसाइटी रेस्तरां में भी काम करने लगा था। वो चमक धमक, वो रईसी, वो आलीशान जिंदगी उसे अपनी तरफ ऐसे खींच रही थी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। वो वहां की अमीरी देखता, सीखता और अंदर ही अंदर कसम खाता, मुझे भी ये सब हर हाल में चाहिए। अब चोरी उसकी जरूरत नहीं रही थी, वो उसका जुनून बन चुकी थी। और फिर उसने की एक गलती। एक बड़ी लूट करते हुए वो गिरफ्तार हो गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में चार्ल्स जेल की कोठरी में पहुंच गया। वहीं जेल में उसकी मुलाकात एक फेलिक्स नाम के आदमी से हुई। वो एक अमीर और चार्मिंग शख्स था जो कैदियों की मदद करने आता था। जेल में जेलर भी उससे प्रभावित थे और चार्ल्स तो उससे मंत्रमुग्ध हो गया। शायद उसमें उसे अपने खोए हुए पिता की झलक दिखाई दी होगी। जेल में वो सबका पसंदीदा कैदी बन गया। उसे अपने कमरे में किताबें रखने की इजाजत मिल गई। चार्ल्स दिन रात ह्यूमन साइकोलॉजी पर किताबें पढ़ने लगा। वो समझ चुका था कि लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उनसे खेला जाता है। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना ज्यादातर वक्त फेलिक्स के साथ बिताया। फेलिक्स का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन था। धीरे धीरे चार्ल्स भी उसी अंधेरी दुनिया में उतरता चला गया। उसने चोरी की गाड़ियां चुराकर बेचना शुरू कर दिया और फिर तो उसकी लूट की एक पूरी सीरीज ही चल पड़ी। इसी दौरान चार्ल्स को शैंटल नाम की लड़की से प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली। एक बार गाड़ी चुराते हुए जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई तब किसी तरह चार्ल्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अब यूरोप उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई थी। जाली कागजातों की मदद से चार्ल्स और शैंटल इंडिया पहुंच गए और मुंबई में छिप गए। मुंबई में चार्ल्स ने फिर से अपना चार्म दिखाया। लोग उससे आकर्षित होने लगे। अब मुंबई में लोग उसे एक हीरे जवाहरात के डीलर के रूप में पहचानने लगे थे। वो हाई सोसाइटी लोगों को चुराई हुई महंगी कारें और घड़ियां और गहने बेचने लगा। इसी दौरान उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने उषा रखा। शैंटल को लगा कि बेटी के जन्म के बाद अब चार्ल्स बदल जाएगा, मगर हुआ एकदम उसका उल्टा। चार्ल्स शैंटल को अपने साथ हांगकांग और मकाऊ ले गया। वहीं उसने अपनी पहली रोलेक्स घड़ी खरीदी। चार्ल्स को लगा जैसे अब वो वैसे जिंदगी जी रहा है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन उसका लालच बढ़ता चला गया। एक दिन मकाऊ के कसीनो में उसने अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा दी और सब कुछ हार गया। अब वो एक चाइनीज मनी लेंडर के कर्ज में डूब चुका था। हालात इतने बिगड़ गए
कि उस गैंगस्टर ने शैंटेल को ही सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लिया। वो तभी आजाद हुई जब चार्ल्स मुंबई जाकर डॉलर उधार लाया और उसने वो कर्ज चुकाया। शैंटेल का डर अब अपने लिए और अपनी बेटी के लिए और गहरा हो चुका था। इसी बीच मुंबई पुलिस की नजर चार्ल्स पर पड़ी और उन्हें उसकी हरकतों पर शक हुआ। जब उनका संदेह गहराया तो चार्ल्स दिल्ली भाग गया। उसने शैंटेल से वादा किया था, मैं उषा के पहले जन्मदिन पर लौट आऊंगा, लेकिन वो नहीं लौटा। अगली सुबह शैंटेल ने अखबार खोला तो उसका दिल बैठ गया। उसमें समाचार था कि चार्ल्स शोभराज दिल्ली के अशोका होटल में एक बड़ी ज्वेलरी डकैती के दौरान गिरफ्तार। वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली पहुंच गई, लेकिन वहां तो चार्ल्स पहले ही अपनी अगली चाल चल चुका था। उसने जेल में पेट में तेज दर्द का नाटक किया। पुलिस से कहा कि उसे अपेंडिसाइटिस का अटैक आया है। पुलिस ने बिना देर किए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठीक उसी वक्त शैंटेल भी वहां पहुंच गई। चार्ल्स ने बस एक नजर डाली और इशारे से ही उसे समझा दिया कि उसे क्या करना है, और शैंटेल सब समझ गई। वो बाहर गई और पुलिस वालों का ध्यान भटकाने लगी, और उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर से चार्ल्स शोभराज एक बार फिर पुलिस की पकड़ से फिसल गया, लेकिन इस बार कीमत शैंटेल को चुकानी पड़ी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उनकी बेटी उषा को शैंटेल के माता पिता के पास फ्रांस भेज दिया गया। चार्ल्स भी ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाया और कड़ी चेकिंग के दौरान उसे रेलवे स्टेशन से फिर से पकड़ लिया गया। कुछ महीनों बाद चार्ल्स और शैंटेल दोनों को जमानत मिल गई और बिना किसी देरी किए चार्ल्स शैंटेल को लेकर अफगानिस्तान में काबुल चला गया, जहां उसकी कहानी का अगला मोड़ इंतजार कर रहा था। काबुल में रहते हुए चार्ल्स ने फिर से अपने काले कारनामे शुरू कर दिए। वो ड्रग डीलर से घुलने मिलने लगा और इस बार उसने ड्रग्स की दुनिया को अंदर से समझ लिया। उसकी चालें, उसके रास्ते और उसके डर्टी सीक्रेट्स। लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। वो पकड़ा गया और जेल पहुंच गया, मगर इस बार शैंटेल टूट चुकी थी। उसने अब तक हर मुश्किल में चार्ल्स का साथ दिया था, लेकिन अब उसने चार्ल्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब चार्ल्स जेल से बाहर निकला तो उसे खबर मिली कि शैंटेल अब अपने नए पति और अपनी बेटी उषा के साथ अमेरिका में है। यह खबर सुनकर टूटा हुआ चार्ल्स वापस भारत लौट आया और यही किस्मत ने उसे मिलवाया मैरी, यानी हमारी कहानी की मोनिक से। मैरी, जो उससे मिलते ही उसकी बातों से इंप्रेस हो गई और उसके प्यार में पड़ गई, और बिना कुछ सोचे उसके साथ थाईलैंड निकल पड़ी। थाईलैंड पहुंचकर चार्ल्स ने एक बार फिर खुद को नया रूप दे दिया। वो बन गया जेम्स डीलर एलन गुटियर और मैरी बन गई उसकी पत्नी मोनिक। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक भारतीय अपराधी अजय चौधरी से, जो पहले से ही मशहूर अपराधी था। अब यह तीकरी एक घातक टीम बन चुकी थी। जुर्म, झूठ और धोखे की मिसाल। थाईलैंड में लूट, धोखा, जहर, मर्डर, हर गुनाह में इनका नाम जुड़ता चला गया। आखिरकार जब पुलिस और इंटरपोल की नजरें इन पर सख्त हो गईं, तो वो भागते भागते भारत लौट आए। और फिर आया 5 जुलाई 1976 का दिन। दिल्ली के लाजपत नगर थाने में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आई कि विक्रम होटल में 20 से ज्यादा फ्रेंच टूरिस्ट अचानक बेहोश पाए गए हैं। पुलिस वहां पहुंची और उसने जांच की। पुलिस का शक गया एक डैनियल नाम के शख्स पर, लेकिन उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये डैनियल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का पुराना भगोड़ा अपराधी चार्ल्स शोभराज है। जून 1976। दिल्ली की हवा में गर्मी थी और सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा। फ्रांस से 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भारत पहुंचा था। जोश से भरे, जिज्ञासु
और भारतीय इतिहास व संस्कृति के दीवाने ये स्टूडेंट भारत को अच्छे से देखना और समझना चाहते थे। शुरू में तो उनके साथ सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई डैनियल नाम के एक रहस्यमयी गाइड से। उन्होंने पहले भी कई टूर गाइड देखे थे, पर डैनियल जैसा जानकार, आत्मविश्वासी और मददगार पहले नहीं देखा था। वो उन्हें मंदिरों, बाजारों, गलियों तक ले गया। हर जगह पर, हर छोटी बड़ी जरूरत में वो उनके साथ रहता था। 3 जुलाई की रात थी। ये ग्रुप दिल्ली पहुंचा और विक्रम होटल में ठहरा। ये उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। सब बहुत खुश थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात के खाने के बाद डैनियल ने सबको गोलियां दी। मुस्कुराते हुए बोला, ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। ये तुम्हें भारतीय खाने से होने वाली परेशानी से बचाएंगी। फ्रेंच स्टूडेंट्स ने बिना किसी शक के वो गोलियां खा ली, लेकिन उसका असर एकदम उल्टा हुआ। कुछ ही मिनटों में लोग एक एक करके गिरने लगे। किसी को उल्टियां होने लगी, किसी का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और कुछ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। होटल की लॉबी और रेस्टोरेंट एक अफरा तफरी का मैदान बन गया। 20 से ज्यादा फ्रेंच टूरिस्ट जहर के असर में जमीन पर तड़प रहे थे। जो कुछ लोग अब भी होश में थे, उन्होंने तुरंत डैनियल को घेर लिया और पुलिस बुला ली। करीब के थाने से 2 पुलिस वाले पहुंचे। डैनियल ने अपनी पुरानी चाल चली। शब्दों से, मुस्कान से, भरोसे से उन्हें बहलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां सुपरिटेंडेंट टुली पहुंच गए। सुपरिटेंडेंट टुली चार्ल्स को पहचानते थे। कई साल पहले जब चार्ल्स अशोका होटल से एपेंडिसाइटिस का नाटक करके भागा था, तब टुली उसी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एक नजर डाली और देखते ही पहचान गए कि वो डैनियल असल में शातिर अपराधी चार्ल्स शोबराज था। और इस बार चार्ल्स को भागने का मौका नहीं मिला। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पता चला कि ये चार्ल्स का सोचा समझा प्लान था। उस दिन भी चार्ल्स इन फ्रेंच टूरिस्ट्स के पासपोर्ट्स, इनके दस्तावेज और आइडेंटिटी चुराकर आने वाले कई सालों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में अपराध फैलाने की तैयारी कर रहा था। उसके तीनों साथी भी पकड़े गए थे और पूछताछ में सबने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद इंटरपोल के आदेश पर चार्ल्स शोभराज को भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जेल में तिहाड़ में भेजा गया। सबको लगा कि अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और अब चार्ल्स यहीं थम जाएगा। लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ही चार्ल्स ने अपनी बॉडी के अंदर अनमोल जेम्स छुपा रखे थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। और इन्हीं जेम्स की ताकत से चार्ल्स ने धीरे धीरे तिहाड़ जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में खुद को किंग बना लिया। जेल के अंदर भी चार्ल्स का लग्जरी लाइफस्टाइल जारी था। उसने हर किसी को, गार्ड से लेकर अफसर तक, पैसे और चालाकी से खरीद लिया था। जहां बाकी हाई क्लास कैदियों को लिमिटेड सुविधाएं मिलती थी, वहीं चार्ल्स अपने कमरे में हर आराम के साथ रहता था। वो जेल में अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता था, कभी भी रुक सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कैदियों के बीच अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उनके कोर्ट केस में उनकी मदद करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे तिहाड़ के अंदर चार्ल्स शोभराज एक कैदी नहीं, एक किंग बन गया था। देश विदेश के पत्रकार उससे मिलने, उसका इंटरव्यू लेने जेल के अंदर आते थे। चार्ल्स जानता था ये तो बस शुरुआत है। उधर मैरी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तो उसे मजबूरन कनाडा वापस भेज दिया गया। धीरे धीरे पत्रकार, आगंतुक और यहां तक कि जेल कर्मचारी सब उसकी बातों, उसकी मुस्कान, उसकी जादुई पर्सनालिटी के शिकार होते गए।
उधर दूसरी तरफ थाई पुलिस और इंटरपोल उसके पुराने अपराधों की जांच में जुटे थे और बस उसी पल का इंतजार कर रहे थे जब उसकी भारतीय सजा पूरी होगी और उसे थाईलैंड ले जाकर मौत की सजा सुनाई जाएगी। उनका प्लान क्लियर था। चार्ल्स को भारत में 10 साल की कैद काटनी थी। उसके बाद उसे थाई पुलिस को सौंप दिया जाना था। सब सोच रहे थे अब तो ये खेल खत्म है, अब ये चार्ल्स नामी सांप अपने पिंजरे में कैद रहेगा और फिर उसे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन 10 साल पूरे होने से बस कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी तिहाड़ जेल को हिला दिया। चार्ल्स शोभराज एक बार फिर से गायब होने में कामयाब हो गया। देखेंगे हमारे अंतिम एपिसोड द ग्रेट तिहाड़ एस्केप में।